हमारे एक खास श्रोता एनके की डिमांड पर मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी सुल्ताना का सपना, जो कि लिखी गई थी रुकैया हुसैन सिखावत के द्वारा। एक संध्या काल मैं अपने शयन कक्ष में आराम कुर्सी पर सुस्ती से लेटे हुए भारतीय महिलाओं की दशा के बारे में सोच विचार कर रही थी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं ऊँघते ऊँघते सो गई थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं पूरी तरह से जगी हुई थी। मैंने चांदनी से चमकते आकाश की ओर देखा, जो स्वच्छ निर्मल हजारों हीरों की तरह तारों से जगमगा रहा था। अचानक तभी एक स्त्री मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे भीतर कैसे प्रवेश किया। मुझे लगा कि वो मेरी सहेली सारा है। सुप्रभात, सारा ने कहा। मैं मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था कि वो सुबह नहीं बल्कि तारों से भरी रात थी। फिर भी मैंने उसका ये कहते हुए उत्तर दिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। कृपया करके क्या आप बाहर हमारे साथ उपवन देखना चाहेंगी? मैंने खुली खिड़की से चंद्रमा को फिर से देखा और सोचा कि इस समय बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है। नौकर बाहर सो गए हैं और मैं सारा के साथ भ्रमण का आनंद निसंकोच ले सकती हूँ। जब हम दार्जिलिंग में थे तो मैं सारा के साथ भ्रमण करने जाती थी। बहुत बार हम हाथों में हाथ डाले इधर उधर की गप मारते हुए वहां के बोटेनिकल गार्डन में टहलते। मुझे लगा शायद सारा मुझे ऐसे ही किसी उद्यान में ले जाने के लिए आई होंगी, और मैंने तुरंत ही उनके अवसर पर हामी भर दी और उनके साथ बाहर चली गई। चलते चलते मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि वो एक मनमोहक सुबह थी। शहर पूरी तरह से जगा हुआ था और सड़कें कोलाहल से जागृत हो चुकी थी। मुझे ये सोचकर बहुत लज्जा आ रही थी कि मैं दिन दहाड़े सड़क पर चल रही हूँ, लेकिन सड़क पर एक भी पुरुष नहीं दिख रहा था। कुछ पथिकों ने मेरा उपहास किया। हालांकि मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाई, पर मुझे निश्चय ही इसका आभास हो गया था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि वो लोग क्या कह रहे थे। वो औरतें कह रही थी कि तुम मर्दानी लग रही हो। मर्दानी? मैंने बोला, इनसे उनका क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य है कि तुम पुरुषों की तरह दुर्बल और लजीली हो। पुरुषों की तरह दुर्बल और लजीली? सच में वो एक मजाक था। मैं बहुत घबरा गई जब मुझे ये पता चला कि मेरी साथी सारा नहीं बल्कि कोई अपरिचित स्त्री थी। ओ, मैं कितनी मूर्ख थी कि मैंने उस स्त्री को अपनी पुरानी और प्रिय सहेली सारा समझने की भूल कर बैठी। हम जैसे जैसे हाथों में हाथ पकड़कर चल रहे थे, उसने मेरी उंगलियों की कंपकपाहट अपने हाथों से महसूस की। क्या बात है प्रिय? उसने स्नेह से पूछा। मुझे कुछ विचित्र लग रहा है। मैं थोड़ी संकुचित होकर बोली, मैं एक पर्दानशी औरत होने की वजह से बेपर्दा घूमने की आदी नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ किसी पुरुष से टकरा जाने के डर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये नारी लोक है, पाप और संकटों से पवित्र। यहाँ सभ्यता और शालीनता का राज्य है। थोड़ी ही देर में मैं वहां के दृश्य का आनंद लेने लगी। सच में वो बहुत भव्य था। मैं भूल से हरे घास के एक टुकड़े को शनील की गद्दी समझ बैठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि मैं एक कोमल कालीन पर चल रही हूँ। मैंने नीचे देखा और पाया कि रास्ता पुष्पों और काई से ढका हुआ। मैंने कहा कि कितना अद्भुत है ये। तुम्हें अच्छा लगा? सारा ने प्रश्न किया। मैं उसको सारा कहकर बुलाती रही और वो मुझे मेरे नाम से बुलाती रही। हाँ, अत्यधिक। लेकिन मुझे सुंदर और कोमल पुष्पों को कुचलना अच्छा नहीं लगता। चिंता मत करो प्रिय सुल्ताना, तुम्हारे इनके ऊपर चलने से इन्हें कोई हानि नहीं होगी। ये पथ के पुष्प हैं। ये पूर्ण स्थान एक उपवन की तरह प्रतीत होता है, मैंने प्रशंसा करते हुए कहा। हर एक पौधे को तुमने बड़े सावधानी पूर्ण लगाया है। तुम्हारा कोलकाता इससे अच्छा उपवन बन सकता है, केवल अगर तुम्हारे देश के लोग ऐसा बनाना चाहते हो तो। वो सोचेंगे कि उद्यानकरण पर इतना ध्यान देना व्यर्थ होगा, जबकि उनके पास करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। उन्हें इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है कि सारे पुरुष कहाँ हैं। वहां चलते हुए मुझे 100 से ज्यादा औरतें मिली, पर एक भी पुरुष नहीं। सारे मर्द कहाँ हैं? मैंने उससे पूछा। अपने उचित स्थान पर, जहां उन्हें होना चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बताओ, अपने उचित स्थान से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, माफ करना, गलती मेरी ही है। चूंकि तुम यहाँ कभी आई नहीं हो, इसलिए तुम हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती। हम अपने पुरुषों को अंदर बंद करके रखते हैं।
वैसे ही जैसे हमें जनाने में बंद रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अरे वाह! मैं ठहाका लगा के हंस पड़ी। सारा भी हंसने लगी। लेकिन प्रिय सुल्ताना, कितना ही अनुचित है ना भोली भाली औरतों को बंद रखना और मर्दों को खुला छोड़ना। क्यों? हमारे लिए जनाने से बाहर निकलना संकटकारी नहीं है क्या? प्राकृतिक तौर पर हम निर्बल हैं। हाँ, हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक सड़कों पर मर्द है, और हम तब भी नहीं हैं जब कोई जंगली जानवर बाजार में घुस आए। हाँ, बिल्कुल नहीं। कल्पना करो कि अगर कुछ पागल लोग पागल खाने से निकल बाहर आ जाएं और मर्दों, घोड़ों और अन्य जीव जंतुओं को हर प्रकार की हानि पहुंचाएं, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे वतन के लोग क्या करेंगे? वो उन्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे और वापस उनको पागल खाने भेज देंगे। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम ये नहीं मानती कि भले चंगे लोगों को पागल खाने में रखने में और पागलों को खुला छोड़ देने में बुद्धिमानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा। वास्तविकता ये है कि तुम्हारे वतन में बिल्कुल यही किया जाता है। पुरुष हानि पहुंचाने की सीमा लांघ देते हैं या तो सीमा लांघने की क्षमता रखते हैं, पर उनको खुला छोड़ दिया जाता है, और भोली भाली महिलाओं को जनाने में बंद रखा जाता है। उन अशिक्षित पुरुषों पर घर के बाहर कैसे भरोसा किया जा सकता है? हमारे समाजी कामों के निर्णय लेने में हमारा कोई हाथ नहीं होता। हमारी तो आवाजें भी नहीं सुनी जाती। भारत में पुरुष स्वामी और शासक होता है, सारे बलों और विशेष अधिकारों को हड़प कर बैठा है और औरतों को जनाने में बंदी बना लिया है। तुम अपने आप को बंदी क्यों होने देती हो? क्योंकि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो औरतों से ज्यादा बलवान होते हैं। शेर पुरुष से अधिक बलवान होता है, लेकिन केवल इस वजह से वो इंसानों पर हावी नहीं हो सकता। तुम लोगों ने स्वयं ही निजी जिम्मेदारियों को अनदेखा किया है और अपने लाभ की ओर से अपनी आंखें मूंद करके अपने प्राकृतिक अधिकारों को खो दिया है। लेकिन मेरी प्यारी बहन सारा, अगर हम सब कुछ अपने आप करेंगे तो पुरुष लोग क्या करेंगे? क्षमा करना, उनको तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो लोग किसी कार्य के योग्य हैं ही नहीं। उनको पकड़कर केवल जनाने में डाल देना चाहिए। लेकिन क्या उनको पकड़कर चार दीवारी के अंदर बंद कर देना इतना सरल है? मैंने कहा। और अगर ये होता है तो क्या उनके सारे काम काज, राजनीति और व्यवसायिक उनके साथ जनाने में चले जाएंगे? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस कोमलता से मुस्कुराती रही। संभव है उनको ऐसा प्रतीत हुआ हो कि ऐसा करने से इस बहस का कोई लाभ नहीं है, जो कुएं के मेंढक से भी बेहतर नहीं था। इस समय हम सारा बहन के घर पहुंच गए, जो एक सुंदर हृदय के प्रतिरूप बने उद्यान में था। वो एक लोहे की पनारीदार छत वाला बंगला था। वो हमारे किसी भी भव्य इमारत से अधिक ठंडा और सुंदर था। वो कितना स्वच्छ था, उसमें कितने करीने से वस्तुएं रखी थी और उसमें कितनी सुंदरता से सजावट की गई थी, मैं इसका विवरण नहीं दे सकती। हम एक दूसरे के अगल बगल बैठ गए। वो अपनी बैठक से कढ़ाई का सामान ले आई और एक नवीन डिजाइन बनाने लगी। क्या तुम कढ़ाई बुनाई जानती हो? हाँ, जनाने में हमारे पास और कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन हम अपने जनाने में रहने वाले पर कढ़ाई बुनाई का विश्वास नहीं करते, उसने कहा, क्योंकि एक पुरुष के पास इतना धैर्य नहीं होता कि वे सुई की आंख में धागा डाल सके। ये पूरी कढ़ाई तुमने स्वयं की है? मैंने तिपाई के अलग अलग भागों पर करी हुई कढ़ाई की ओर संकेत करते हुए पूछा। हाँ, ये सब करने के लिए तुम्हें समय कहाँ मिलता है? तुम्हें तो कार्यालय का काम भी करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, मैं पूरे दिन प्रयोगशाला में नहीं चिपकी रहती हूँ। अपना कार्य मैं 2 घंटे में ही पूर्ण कर लेती हूँ। 2 घंटे में कैसे संभाल पाती हो? हमारे देश में तो अफसर लोग जैसे कि मजिस्ट्रेट प्रतिदिन 7-8 घंटे काम करते हैं। मैंने उनमें से कुछ को अपना काम करते हुए देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग पूरे 7 घंटे काम करते होंगे? वो अवश्य करते हैं। नहीं प्यारी सुल्ताना, वो नहीं करते। वो अपना समय बीड़ी हुक्के में व्यर्थ करते हैं। कार्यालय के समय में कुछ 2 या 3 चुरुट पीते हैं। वो अपने काम धंधे के बारे में बातें बहुत करते हैं, लेकिन कार्य थोड़ा ही करते हैं। सोचो कि अगर एक चुरुट पूरा जलाने में आधा घंटा लेता है और हर एक पुरुष एक दिन में 12 चुरुट पीता है, तो तुम देखो, वो बस बीड़ी हुक्के में ही हर दिन अपने 6 घंटे लगाते हैं।
हमने बहुत से विषयों पर चर्चा करी और मुझे ज्ञात हुआ कि वो लोग किसी महामारी से विपत्तिग्रस्त नहीं हुए हैं और ना ही उन लोगों को मच्छर काटते हैं जैसा कि हमें काटते हैं। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारी लोक में सिवाय इक्का दुक्का दुर्घटनाओं के किसी का भी उसकी जवानी में देहांत नहीं होता। क्या तुम हमारा रसोई घर देखना चाहोगी? उसने मुझसे पूछा। बहुत खुशी से, मैंने उत्तर दिया और हम उसे देखने साथ गए। जब मैं वहां जाने लगी तो वहां से पुरुषों को हटने के लिए कह दिया गया। रसोई घर एक सुंदर सब्जियों के उद्यान में था। हर एक बेल, हर टमाटर का पौधा अपने आप में एक आभूषण की तरह थी। रसोई घर में मुझे ना किसी प्रकार का धुआं दिखा और ना ही कोई धुआंदार। वो एकदम स्वच्छ और चमकदार था। खिड़कियां पुष्पों उद्यानों से सजी हुई थी। वहां आग धुएं का चिन्ह भी नहीं था। तुम खाना कैसे बनाते हो? मैंने पूछा। सूर्य के ताप से, उसने उसी समय एक नली दिखाते हुए बताया जिसमें से गाढ़ी धूप और गर्मी बह रही थी, और विधि बताने के लिए उसने वहीं उसी समय कुछ पकाकर दिखाया। तुम सूर्य के ताप को इकट्ठा और जमा करके रखने का प्रबंध कैसे कर पाई? मैंने अचंभित होकर पूछा। फिर मुझे तुम्हें हमारा कुछ पुराना इतिहास बताने दो। 30 साल पहले जब हमारी रानी केवल 13 वर्ष की थी तो उनको राजा की गद्दी मिली। वो केवल नाम की ही रानी थी, वास्तव में प्रधानमंत्री का देश पर राज था। हमारी उदार रानी को विज्ञान अत्यधिक प्रिय था। उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि उनके देश की हर एक औरत शिक्षित होनी चाहिए। इसी वजह से सरकार ने बहुत सारे लड़कियों के स्कूल खोले और उनकी मदद करी। महिलाओं में शिक्षा दूर दूर तक फैल गई और बाल विवाह पर रोक लग गई। 21 साल की होने से पहले किसी भी लड़की को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इससे पूर्व हमें बहुत सख्त पर्दे में रखा जाता था। अब बाजी पलट गई है, मैंने हंसते हुए बीच में टोका। लेकिन अलगाव वैसे ही था, उसने कहा। कुछ ही वर्षों में हमारे पास अलग विश्वविद्यालय थे जहां किसी पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता था। हमारी राजधानी में जहां हमारी रानी रहती थी वहां 2-2 विश्वविद्यालय थे। उनमें से एक ने एक भव्य गुब्बारे का आविष्कार किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी नलिकाएं जोड़ दी। इस बंधे हुए गुब्बारे की मदद से, जिसको उन लोगों ने बादलों की सतह के ऊपर तैराने का प्रबंध कर दिया था, वो वातावरण और वायु से जितना भी जल चाहते थे खींच लेते। जैसे कि विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा निरंतर जल खींचा जा रहा था, आकाश पर कभी भी बादल नहीं छाते थे। और इस तरह बुद्धिमान प्रधानाचार्य जी ने ऐसे ही वर्षा और तूफान पर प्रतिबंध लगा दिया। सच में? मुझे अब ज्ञात हुआ कि यहाँ धूल मिट्टी क्यों नहीं है, मैंने बोला। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि नलियों में जल को एकत्रित करना कैसे संभव हो सकता है। उसने मुझे बताया कि वो कैसे होता है, लेकिन मैं उसका विवरण नहीं समझ पाई क्योंकि मेरा विज्ञान का ज्ञान बहुत सीमित है। हालांकि वो बताती रही, जब दूसरे विश्वविद्यालय को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो वो बुरी तरह से जल भुन गए और इससे भी अधिक कुछ अनोखा करने के प्रयास में लग गए। उन्होंने एक शस्त्र का निर्माण किया जिसके द्वारा वो जितना चाहें उतनी सूर्य की ऊष्मा एकत्रित कर सकते, और वो ऊष्मा को ऊपर एकत्रित करके रखते थे लोगों में समय आने पर बांटने के लिए। जब यहाँ की औरतें विज्ञान वाली खोज में व्यस्त थीं, इस देश के पुरुष सैनिक बल बढ़ाने में लगे थे। जब उन्हें पता चला कि विश्वविद्यालय की महिलाएं वातावरण से जल खींच सकती हैं और सूर्य से ऊष्मा एकत्रित कर सकती हैं, तो उन लोगों ने न केवल विश्वविद्यालय के लोगों का उपहास किया, बल्कि उनके हर एक प्रयास को एक भावुक और डरावना स्वप्न बताया। आपकी सफलता निश्चित रूप से महान है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप लोग कैसे अपने घर के मर्दों को जनाने भेजने में सफल हो गए? क्या उनको पहले फंसाना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्वयं अपनी खुली स्वतंत्र और अपनी इच्छा से जीवन को त्याग अपने आप को जनाने की चारदीवारी में बंदी कर लेंगे। उनको वश में किया गया होगा। हाँ, उनको वश में किया गया है। किसने किया? मुझे लगता है कुछ महिला सैनिकों ने। नहीं, शस्त्रों से नहीं। हाँ, ऐसे हो भी नहीं सकता। मर्दों के हाथ औरतों से ज्यादा बलवान होते हैं। फिर कैसे? बुद्धि से। लेकिन उनके मस्तिष्क तो औरतों के मस्तिष्क से और तेज होते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन उससे क्या होता है? हाथियों के पास मर्दों से बड़ा और भारी मस्तिष्क होता है, परंतु फिर भी पुरुष हाथियों को बंदी बना लेते हैं ना, और अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराते हैं। हाँ, सही कहा, लेकिन कृपया करके मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ। मैं जानने के लिए तड़प रही हूँ। औरतों के मस्तिष्क
आदमियों से कुछ अधिक तीव्र होते हैं। 10 वर्ष पहले जब सेना के अधिकारियों ने हमारे विज्ञान के आविष्कारों को एक भावुक स्वप्न बताया तो हमारी कुछ नौजवान औरतें उन बातों का कुछ उत्तर देना चाह रही थी, लेकिन हमारी दोनों प्रार्थनाचार्यों ने उनको रोका और कहा कि अगर कभी अवसर मिले तो वो लोग बातों से नहीं अपने कामों से इसका उत्तर दे। और उन लोगों को उस अवसर की प्रतीक्षा बहुत अधिक समय तक नहीं करनी पड़ी। बहुत शानदार, मैंने प्रसन्नता से तालियां बजाई। और अब घमंडी महापुरुष लोग स्वयं ही भावुक स्वप्न में खोए हुए हैं। उसके तुरंत बाद पड़ोस के एक देश से कुछ लोग आए और हमारे यहाँ शरण ली। राजनीतिज्ञ कारणों से वो लोग संकट में थे। उनका राजा, जो अच्छे से अपना राजकाज चलाने से अधिक बल बढ़ाने के प्रयोजन की चिंता में लगा रहता, उसने हमारी कोमल हृदय रानी से उन लोगों को अपने अधिकारियों को सौंपने को कहा। रानी ने मना कर दिया, क्योंकि शरणार्थियों को वापस भेजना नियमों के प्रतिकूल था। इस मना करने के कारण राजा ने हमारे देश के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। हमारे सैनिक अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभालकर शत्रुओं से भिड़ने के लिए कूच किया। हालांकि शत्रु उन लोगों से बहुत अधिक बलवान थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सैनिक बहुत बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन उनके साहस और बहादुरी के बाद भी विदेशी सेना धीरे धीरे हमारे देश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लगभग सारे ही आदमी युद्ध के मैदान में थे और यहाँ तक कि 16 वर्ष के बालकों को भी घर पर नहीं छोड़ा गया था। हमारे अधिकतर सैनिक मारे जा चुके थे और बाकी वापस खदेड़ दिए जा चुके थे और शत्रु हमारी सीमा के 25 मील अंदर प्रवेश कर चुका था। रानी के महल में बहुत सारी बुद्धिमान औरतों की बैठक हुई कि वो कुछ मशवरा दें देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। कुछ ने सलाह दी कि सैनिकों की तरह युद्ध करना चाहिए, तो कुछ ने इसका विरोध किया और कहा कि ना औरतों को तलवारों और बंदूकों के साथ लड़ने का शिक्षण दिया गया है और ना ही वो किसी और दूसरे हथियार का प्रयोग करने की आदी है। एक तीसरी टोली ने पछतावा करते हुए ये कहा कि वो लोग दुर्भाग्य से दुर्बल शरीर वाली हैं। अगर तुम अपने देश की सुरक्षा अपने शरीर के बल के कारण नहीं कर सकती हो तो, रानी ने कहा, अपने मस्तिष्क के बल से करने का प्रयास करो। वहां पर कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रानी ने फिर कहा, अगर इस धरती और मेरे मान को कुछ होता है तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर दूसरे विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने सूर्य के ताप को इकट्ठा किया था, पूरे सलाह मशवरे के दौरान शांति से सोच रही थी। वो बोली कि हम लोग लगभग हार चुके हैं और बहुत कम आशा बची है। हालांकि एक उपाय है जिसका उपयोग वो करना चाहेंगी और ये उनका प्रथम और अंतिम प्रयास होगा, और अगर वो इसमें भी विफल रही तो आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने गंभीरता से सौगंध ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कभी भी स्वयं को बंदी नहीं बनने देंगी। रानी ने पूरे दिल से आभार व्यक्त किया और प्रधानाचार्य जी ने अपने उपाय को उपयोग करने के लिए कहा। प्रधानाचार्य जी ने फिर से खड़ी हुई और कहा, इससे पहले हम बाहर कदम निकालें, सारे मर्दों को अवश्य ही जनाने में चला जाना चाहिए। मैं ये विनती पर्दे के कारण से कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, रानी ने उत्तर दिया। अगले दिन रानी ने इज्जत और स्वतंत्रता के कारण सारे पुरुषों को जनाने में जाने के आदेश दे दिया। पहले से ही घायल और थके हारे हुए पुरुषों ने उस आज्ञा को वरदान समझा। वो शांति से बिना किसी विरोध के शब्द कहे नीचे झुके हुए जनाने में प्रवेश कर गए। उनको इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि उनके देश के लिए आशा की कोई किरण नहीं बची है। फिर प्रधानाचार्य जी ने अपने 2000 शिष्यों के साथ युद्ध के मैदान की ओर कूच किया और वहां पहुंचकर सारी एकत्रित सूर्य के प्रकाश और ताप को शत्रुओं की तरफ मोड़ दिया। इतनी गर्मी और प्रकाश उनके सहन करने की सीमा से बहुत अधिक था। डरे सहमे वो लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी घबराहट में वो ये नहीं समझ पाए कि चिलमिलाती गर्मी से कैसे निपटा जाए। जब वे लोग अपनी बंदूकों और अन्य शस्त्रों को छोड़कर भाग गए तो उसी सूर्य के ताप से उनके अस्त्र शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया गया। और तब से तुम्हारे देश के मर्दों ने कभी जनाने से निकलने का प्रयास नहीं किया? हाँ, वे लोग स्वतंत्र होना चाहते थे। कुछ पुलिस अधिकारियों और जिलाधीशों ने ये संदेशा रानी तक भिजवाया कि सेना के अधिकारियों को अपनी असफलता के लिए निश्चित रूप से बंदी होना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों ने कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और उन लोगों ने ये विनती की कि उन्हें उनके पद वापस दे दिए जाएं।
रानी ने एक पत्र संदेश के तौर पर उन सबको समझाने के लिए भिजवाया कि अगर उन लोगों की सेवाओं की आवश्यकता कभी पड़ी तो उन लोगों को निश्चय ही बुलवा लिया जाएगा और तब तक वो वहीं रहें जहां वो है। अब उन सबको पर्दे की आदत हो गई है और उन लोगों ने अपने अकेलेपन का दुखड़ा रोना छोड़ दिया है। हम इस प्रबंधन को जनाना के बजाय मर्दाना कहते हैं। लेकिन जब कोई चोरी डाका पड़ता है या कोई हत्या होती है, तब बिना पुलिस या न्यायाधीश के आप लोग कैसे काम चला लेती हैं? मैंने बहन सारा से पूछा। जब से मर्दाना का प्रबंध हुआ है, तब से कोई भी पाप या अपराध हुआ ही नहीं। इसीलिए हमें किसी अपराधी को खोजने के लिए कोई पुलिस वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती और अदालती कार्रवाई के लिए किसी न्यायाधीश की जरूरत नहीं पड़ती। सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर कोई कपटी है तो तुम उसको उसकी सरलता से दंड दे सकती हो। जैसे कि तुम लोगों ने निश्चय ही एक बहुत बड़ी विजय बिना लहू के एक बूंद टपकाए पाली, वैसे ही तुम लोग बड़ी सरलता से अपराध और अपराधियों को भी भगा सकती हो। प्रिय सुल्ताना, अब तुम यहाँ बैठोगी या मेरी बैठक में चलोगी? उसने मुझसे पूछा। तुम्हारा रसोई घर किसी रानी के श्रृंगार कक्ष से कम नहीं है, मैंने एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। परंतु अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि भले मानुष इतनी देर तक उनको रसोई घर में अपने कार्यों से दूर रखने के लिए कोस रहे होंगे। हम दोनों ने दिल खोल के ठहाका लगाया। जब मैं वापस जाकर बताऊंगी कि एक बहुत दूर नारी लोक में औरतें देश का राजकाज संभालती हैं, तो सारे सामाजिक कार्यों की देखरेख करती हैं, जबकि मर्द शिशुओं की देखभाल, खाना बनाने और हर प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए जनाने में बंदी बना के रखे जाते हैं और वहां खाना बनाते हैं। कितना सरल कार्य और बनाने में केवल आनंद आता है। तो घर पर मेरी सहेलियां कितनी प्रसन्न होंगी और आश्चर्य करेंगी। हाँ, बताना उनको उन सब चीजों के बारे में जो तुमने यहाँ देखा है। कृपया करके मुझे ये बताओ कि तुम लोग खेती बाड़ी कैसे करते हो और कैसे खेत जोतती हो और बाकी कड़ी मेहनत के काम कैसे करती हो। हमारे खेत बिजली की मदद से जोते जाते हैं और इसी से हमें अन्य कठिन कार्यों के लिए भी इसी बल का उपयोग करने की आवश्यकता है और हम इसको हवाई यान के लिए भी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ कोई रेल की पटरी नहीं है और ना ही कोई पक्की सड़क, इसलिए यहाँ ना तो सड़क ना तो रेल दुर्घटना होती है। मैंने बोला। क्या तुम लोगों को कभी वर्षा के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती? मैंने पूछा। नहीं, जब से जल का गुब्बारा लगाया गया है। देखो वो विशाल गुब्बारा और उससे जुड़ी हुई नालियां। इसकी सहायता से हमें जितने भी जल की आवश्यकता होती है हम उतना खींच लेते हैं। ना ही कभी बाढ़ आती है और ना कभी तूफान। यहाँ हम सब बहुत ही व्यस्त रहते हैं, प्रकृति से जितना हो सके उतना प्राप्त करने में। हमें आपस में लड़ाई झगड़े का समय नहीं मिलता और हम कभी भी बेकार नहीं बैठते। हमारी उदार रानी को वनस्पति शास्त्र से असीम प्रेम है। ये उनकी इच्छा है कि पूरे देश को एक बहुत भव्य उपवन में बदल दिया जाए। बहुत ही उत्तम सोच है। आप लोग अधिकतर किस वस्तु का सेवन करते हैं? फल। आप लोग ग्रीष्म ऋतु में अपने देश को ठंडा कैसे रखते हो? हम तो गर्मियों में वर्षा को स्वर्ग से आया हुआ वरदान मानते हैं। जब गर्मी असहनीय हो जाती है तो हम धरती पर बनावटी फव्वारों से निकाले हुए खूब सारे जल का छिड़काव करते हैं और ठंडे मौसमों में हम अपने कमरों को सूर्य के ताप से गर्म रखते हैं। उसने मुझे अपना स्नान गृह दिखाया, जिसकी छत को हटाया जा सकता था। वो जब भी चाहती थी तब तो केवल छत, जो किसी डिब्बे के ढक्कन की तरह थी, हटाकर और नल खोलकर झरने से नहाने का आनंद ले सकती थी। कितनी भाग्यशाली हो तुम, मैं सहसा बोल पड़ी। तुम लोग हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध हो। तुम लोगों का धर्म क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ? हमारा धर्म प्रेम और सत्य पर आधारित है। एक दूसरे को प्रेम करना और पूर्ण सत्यवादिता हमारा धार्मिक कर्तव्य है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है। नहीं, मृत्युदंड नहीं। हमें भगवान के किसी जीव जंतु को मारकर आनंद नहीं आता, विशेषकर किसी मनुष्य को। झूठे को सबके भले के लिए और उसके भले के लिए इस जगह को छोड़कर जाने और कभी वापस नहीं आने के लिए कहा जाता है। क्या दोषी को कभी माफ नहीं किया जाता? हाँ, अगर वो व्यक्ति पूरे हृदय से क्षमा याचक हो तो। क्या तुम लोगों को अपने संबंधियों को छोड़कर किसी और पुरुष को देखने की आज्ञा है? पवित्र संबंधों को छोड़कर किसी को भी नहीं। हमारा पवित्र संबंधों का घेरा बहुत छोटा है। यहाँ तक के चचेरे ममेरे भाइयों का रिश्ता भी पाक नहीं समझा जाता। लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा है। बहुत दूर के रिश्ते का भाई भी सगे भाई की तरह ही है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे समझ में आ गया कि पवित्रता स्वयं तुम्हारे लोक में राज करती है। मैं उदार रानी से मिलना चाहूंगी, जो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है और जिन्होंने ये सारे नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, बहन सारा ने कहा।
फिर उसने एक चौकोर तख्ते पर 2 कुर्सियां लगाई और उस तख्ते पर उसने 2 चिकने खूब पॉलिश किए हुए गेंदे लगाई। जब मैंने पूछा कि गेंदे किस काम के लिए हैं, तो उसने बताया कि वो हाइड्रोजन की गेंदें हैं और वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण पर काबू के लिए हैं। गेंदें अलग अलग बलों की थीं, जिनको उपयोग किया जाता था तरह तरह के भारों के हिसाब से। उसने फिर वायुयान पर 2 ब्लेड के पंख बांधे, जिसको उसने बिजली से चलाने वाला बताया। जब हम आराम से बैठ गए, उसने एक बटन को छुआ और ब्लेड घूमने लगे और हर घड़ी तेज होते रहे। पहले हम लगभग 6 या 7 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और फिर उड़ गए। इससे पहले कि मुझे ज्ञात होता कि हमने उड़ान आरंभ कर दी है, हम रानी के उपवन में पहुंच गए। मेरी सहेली ने वही प्रक्रिया दोहराकर वायुयान को नीचे उतारा और जब यान धरती पर पहुंचा तो वह यंत्र बंद हो गया और हम बाहर निकल आए। मैंने वायुयान से देखा कि रानी अपनी छोटी बेटी जो 4 वर्ष की है और अपनी विशेष सेविकाओं के साथ उपवन में बने पथ पर टहल रही है। अभिनंदन, आप यहाँ पर? रानी ने बहन सारा को देखकर जोर से कहा। मेरे बारे में महारानी को बताया गया और उन्होंने बड़े सम्मान से बिना किसी रीति रिवाज के मुझसे भेंट की। उनसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। जितनी देर मेरी उनसे बात हुई, रानी ने बताया कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है कि उनकी प्रजा दूसरे देशों में व्यापार करे, लेकिन उन्होंने आगे बताया, किसी भी ऐसे देश से कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता जहां औरतें जनाने में रखी जाती हैं और बाहर आकर हमसे व्यापार नहीं कर सकती। हम पुरुषों को किरदार में कम समझते हैं, इसलिए हम उनसे लेन देन नहीं करना चाहते। हम दूसरों की जमीनों के लिए लालच नहीं रखते। हम हीरों के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते, चाहे वो हीरा कोहिनूर से 1000 गुना अधिक चमकदार क्यों ना हो। ना ही हम किसी राजा से उसके मोर सिंहासन की वजह से जलते कुड़ते हैं। हम ज्ञान के गहरे समंदर में जाकर उन बहुमूल्य आभूषणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए रखा है। हम प्रकृति के उपहारों से जितना हो सकता है उतना आनंद लेते हैं। रानी से विदा लेने के बाद मैंने प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को देखा और मुझे वहां के कारखानों, वेधशालाओं और प्रयोगशालाओं को भी दिखाया गया। ऊपरी बताई गई पसंद की जगहों को देखने के बाद हम फिर से वायुयान में बैठ गए, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, मैं किसी तरह से उससे फिसल गई और उस गिरने के कारण मैं चौंक कर स्वप्न से जाग गई। अपनी आंखें खुलने पर मैंने अपने आप को अपने विश्राम गृह में पाया। अभी भी मैं आराम कुर्सी पर लेटी सुस्ता रही थी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की मुलाकात सुल्ताना के सपने के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी। आशा करती हूँ कि एनके के साथ साथ आप लोगों को भी ये कहानी सुनने में उतना ही आनंद आए जितना कि मुझे आपको सुनाने में आया। अब चलती हूँ, जल्द ही मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए।